हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर कवर करवाया था नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और उसी चैप्टर के साथ हमारे सब्जेक्ट के 6 लेसन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप सभी ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं उन वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की फॉर्म में दे दूँगी। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर है 7th चैप्टर हम कवर करेंगे, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। टोटल हमें इसमें 9 चैप्टर करने हैं, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम इसी चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे और इसके बाद हमारे ओनली 2 चैप्टर रह जाएंगे जो हम अगली वीडियोस में उनको कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी का, सांख्यिकी निर्णय सिद्धांत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। सेकंड, हम इसमें एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ अ डिसीजन प्रॉब्लम एंड डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस। एंड लास्ट इसमें टॉपिक होगा हमारा डिसीजन क्राइटेरिया या फिर कसौटियाँ। ठीक है, तो हम इन्हीं टॉपिक्स को जो है आज की वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जब भी हम डिसीज़न लेते हैं तो हमें डिसीज़न जो है हम क्यों लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्णय लेने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब एक व्यक्ति या फिर कोई भी व्यवसायी फर्म, उनको अलग अलग उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, उन ऑप्शंस में से उनको बेटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तब उन्हें क्या होता है, उन्हें डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली इसमें चैप्टर में हमें डिसीज़न के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति को, एक पर्सन को ये डिसीज़न लेना होता है कि क्या वो मकान को बनाए या फिर फ्लैट को ख़रीदे या फिर किराए के मकान में रहे या फिर वो नौकरी करे या फिर अपना खुद का बिजनेस करे। तो ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इसमें जो है डिसीज़न लेने की ज़रूरत किसी भी पर्सन को तभी पड़ती है जब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से उसको किसी एक को सिलेक्ट करना होता है जो सबसे बेटर होता है, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब ये तो मैंने आपको बताया कि एक अगर पर्सन को डिसीज़न लेना हो, एग्जांपल दिया। इसमें एक और एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक कोई बिजनेस फर्म है, एक व्यवसायी फर्म है, उसको डिसीज़न अगर लेना होता है तो वो किस टाइप के डिसीजंस लेगी कि वो प्रोडक्शन में किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, ठीक है, और किस चीज़ का वो प्रोडक्शन करे, और उस जो उसने गुड्स जो उसने बनाई हैं, प्रोड्यूस की हैं, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए वो किस मेथड को अपनाए। वो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए टीवी को अपनाएगी, टीवी पर वो देगी या फिर अखबार में देगी, न्यूज़पेपर्स में देगी। ठीक है, तो ऐसे ही। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर का बेसिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही आगे थोड़ा सा इसमें और है कि डिसीज़न मेकिंग के बारे में आपको इसमें बताया गया है कि निर्णय जो है, निर्णय को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कई सारे ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने की प्रोसेस है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से बेस्ट को सिलेक्ट करना। ठीक है, बेस्ट को सिलेक्ट करना, जब हम ऐसा करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम डिसीज़न बोलते हैं, निर्णय बोलते हैं या फिर निर्णय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सांख्यिकीय निर्णय सिद्धांत में कई मात्रात्मक विधियां होती हैं जो श्रेष्ठ विकल्प को चुनने में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो स्टैटिक्स है हमारी, ठीक है, स्टैटिक्स जो डिसीजन थ्योरी है, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने में। तो नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स क्या है डिसीजन प्रॉब्लम के। तो 3 एलिमेंट्स है बेसिकली इसमें। फर्स्ट क्या है एक्ट्स, सेकंड क्या है स्टेट्स ऑफ नेचर ऑफ इवेंट्स, एंड थर्ड है पे ऑफ मैट्रिक्स या फिर पे ऑफ टेबल। तो हम इसको एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एक्ट्स मतलब क्या है, यहाँ पे क्रियाएं। तो इसमें क्या है, अब एक विशेष समस्या को हल करने के लिए विभिन्न संभव वैकल्पिक कार्यविधियों को
हम क्या बोलते हैं, क्रियाएं बोलते हैं, एक्ट्स बोलते हैं। मतलब कि कहने का मतलब इसमें क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। तो उनमें से हम किसको सिलेक्ट करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको यही बोला गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल एक दिया हुआ है कि एक मैनेजर है, एक प्रबंधक है, उसने 3 प्रोडक्ट्स में से, ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स में से उसको किसी एक को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल उसके पास 3 प्रोडक्ट हैं X, Y और Z, तो उनमें से उसको किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 एक्ट्स हैं, 3 क्रियाएं हैं, जिसमें से उसको एक एक्ट को जो है सिलेक्ट करना है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद सेकंड इसमें क्या है, स्टेट्स ऑफ नेचर और या फिर इवेंट्स, व्यवहारिक स्थिति अथवा घटनाएं। तो इसमें क्या है, प्रत्येक क्रिया में घटनाएं होती हैं जो अनिश्चित होती हैं तथा डिसीज़न लेने वाले के नियंत्रण से बाहर होती हैं। कि जो हमारे पास जो भी एक्ट होता है उसमें बहुत सारे उसमें घटनाएं होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, वो अनिश्चित होते हैं और उन पर जो डिसीज़न लेने वाला पर्सन होता है उसका उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, वो उसके कंट्रोल के बाहर होती हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर डिसीज़न लेने वाले का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको पढ़ोगे, स्टैट्स के, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ प्रबंधक के सामने 3 प्रोडक्ट्स में से एक के चयन की समस्या होती है, वहाँ वस्तु की संभावी मांग अच्छी है या मध्यम है या कम है, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो कहने का इसमें मतलब क्या है कि अगर जो मैनेजर है उसके सामने अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से उसको किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो उसके सामने क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकती है कि जो उसको प्रोडक्ट उसने सिलेक्ट किया है उसकी जो डिमांड है, क्या वो डिमांड ज़्यादा अच्छी है या फिर वो बहुत ही लो है, बहुत ही कम है या फिर वो मीडियम है। तो मैनेजर के आगे जो है ये 3 समस्याएं भी जो हैं उससे रिलेटेड हो सकती हैं। उसके बाद एक क्रिया से संबंधित वे सभी घटनाएं जो कंट्रोल के बाहर होती हैं वो क्या होती हैं, व्यवहार की स्थिति वो कहलाती हैं। उसके बाद थर्ड इसमें क्या है, पे ऑफ मैट्रिक्स या फिर पे ऑफ टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब जब क्रिया में प्रत्येक घटना का जो मान है वो प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा में व्यक्त लाभ व हानियों के रूप में दिखाया जाता है। कहने का मतलब क्या है इसमें कि कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्टिविटी है, उसमें जो भी सिचुएशंस हैं, प्रत्येक घटना उसकी वैल्यू को जो है अगर डायरेक्ट फॉर्म में, मॉनिटरी फॉर्म में दिखाया जाएगा, अगर उसको दिखाया जा रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पे ऑफ इसको हम बोलेंगे। तो और क्रियाओं और व्यवहार की स्थिति में एक कार्य विधि का संयोग, कॉम्बिनेशन पे ऑफ से रिलेटेड होता है जो निर्णय लेने वाले के नेट बेनिफिट को मेज़र करता है। और उसके बाद क्या है कि एक पे ऑफ मैट्रिक्स टेबल में 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से 2 होते हैं, फर्स्ट क्या है, वैकल्पिक क्रियाएं होती हैं, अल्टरनेटिव, ठीक है। और सेकंड क्या है, प्रत्येक क्रिया से संबंधित विभिन्न घटनाएं या फिर इवेंट्स। तो इनको हम इसके द्वारा डिनोट करेंगे। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड हमारा जो टॉपिक है इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट्स या फिर कंडीशंस। तो इसमें हमारे पास बेसिकली 3 कंडीशंस हमें दी गई हैं। तो फर्स्ट क्या है, सर्टेनिटी, एंड सेकंड क्या है, अनसर्टेनिटी, एंड थर्ड क्या है, रिस्क। तो अब हम इनको जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, सर्टेनिटी, मतलब कि निश्चितता के अंतर्गत निर्णय या फिर निर्णय। तो इस टाइप की जो डिसीज़न सिचुएशन होती है उसमें हमें एक क्रिया की विभिन्न संभव घटनाओं का ज्ञान होता है और इस बात की भी जानकारी होती है कि कौन सी घटना घटेगी। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो इस टाइप की हमारे पास डिसीज़न की सिचुएशन अगर होती है तो उसमें हमें पहले से ही पता होता है, उसमें हमें पहले से ही पता होता है कि जो भी हमारी एक्ट है, जो भी हमारी क्रिया है, उससे रिलेटेड पॉसिबल आउटकम्स का
मतलब कि उससे रिलेटेड क्या इन फ्यूचर में हो सकता है उस बात का जो है हमें पता इसमें होता है, और इस बात की भी हमें जानकारी होती है कि कौन सी घटना जो है घटेगी। ठीक है, और पे ऑफ टेबल मैट्रिक्स में उस क्रिया को सिलेक्ट किया जाएगा जो सबसे बेस्ट होगी। तो जो हमारा पे ऑफ टेबल होगा या फिर पे ऑफ मैट्रिक्स होगी उसमें उस एक्टिविटी को सिलेक्ट किया जाएगा जो सबसे बेस्ट होगी। उसके बाद सेकंड क्या है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय। तो इसमें क्या है, इस प्रकार की निर्णय परिस्थिति में क्रिया संबंधित अनेक घटनाएं होती हैं, पर जो डिसीजन लेता है पर्सन उसको उन घटनाओं के घटने की प्रोबेबिलिटी की जानकारी नहीं होती। तो इसमें क्या है बेसिकली कि इसमें जब डिसीज़न लेना होता है तो उस टाइम पे जो भी सिचुएशन होती है, जो भी क्रिया होती है, उसके बारे में जो भी पॉसिबल उसके आउटकम्स होंगे, मतलब कि जो भी घटनाएं घटेंगी उनकी प्रोबेबिलिटी की जानकारी इसमें नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, जोखिम के अंतर्गत निर्णय। इसमें क्या होता है, अगर इस टाइप की कोई भी सिचुएशन है तो उसमें जो भी पर्सन डिसीजन लेता है उसको उन घटनाओं के घटने की प्रायिकता मतलब कि प्रोबेबिलिटी की जानकारी होती है। तो आई होप कि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद लास्ट इसमें हमारा टॉपिक क्या है, डिसीजन क्राइटेरिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है ये आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इनमें क्या है। तो सबसे पहले तो जब हम डिसीज़न लेते हैं, डिसीज़न लेते टाइम हमारे पास बहुत सारे क्राइटेरिया हमारे पास होते हैं। ठीक है, निर्णय कसौटियाँ जो है होती हैं जिनके बेस पर जो है हम डिसीज़न को लेते हैं। तो हमारे पास इसमें दो क्राइटेरिया हमें दिए गए हैं, अनिश्चितता के अंतर्गत और जोखिम के अंतर्गत, मतलब कि अनसर्टेनिटी के अकॉर्डिंग डिसीज़न या फिर रिस्क के अकॉर्डिंग डिसीज़न। तो अब इसमें आपके पास यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कुछ टाइप्स इसमें भी। तो जो फर्स्ट है अनसर्टेनिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, तो उसमें आप इंक्लूड करोगे मैक्सिमिन क्राइटेरिया, मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया और हर्विंटज रिग्रेट क्राइटेरिया और लाप्लेस क्राइटेरिया। और उसके बाद जो रिस्क के अकॉर्डिंग है डिसीजन, उसमें आपके पास दो आपको दिए गए हैं बेसिकली, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू और एक्सपेक्टेड अवसर हानि, प्रत्याशित अवसर हानि। ठीक है, तो इनको चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं बेसिकली। हाँ जी, तो जो फर्स्ट है अनसर्टेनिटी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है, तो हम इसमें सीधे ही डिस्कस करेंगे मैक्सिमिन क्राइटेरिया को। तो जो मैक्सिमिन क्राइटेरिया है उसका प्रतिपादन किसने किया था, प्रोफेसर वाल ने। और ये जो क्राइटेरिया है ये निराशावादी दृष्टिकोण के ऊपर बेस्ड है ये जो हाँ जी, ठीक है। और इसमें ये मान लिया जाता है कि सबसे बुरा क्या होगा, इसमें जो डिसीज़न लेने वाला होता है वो मिनिमम पे ऑफ वैल्यू को डिटरमाइन करता है। हाँ जी, तो इसमें जो पर्सन है जो डिसीज़न लेता है वो उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करता है जिस एक्टिविटी से प्राप्त होने वाली मिनिमम पे ऑफ जो है तुलनात्मक रूप से उसको ज़्यादा लगती है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या है, मैक्सिमस क्राइटेरिया। तो अब इसमें क्या है, ये जो क्राइटेरिया है ये आशावादी दृष्टिकोण के ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें ये माना जाता है कि सबसे अच्छा क्या हो सकता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि जो डिसीज़न लेने वाला पर्सन होता है इसमें वो हर एक्टिविटी की अलग अलग वैल्यूज़ में से अधिकतम जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको डिटरमाइन करता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसमें डिसीज़न लेने वाला पर्सन उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करता है जिसका मैक्सिमम पे ऑफ तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ा था उसमें मिनिमम पे ऑफ की वैल्यू हम देख रहे थे और इसमें मैक्सिमम पे ऑफ की वैल्यू जो है देखी जाती है। उसके बाद थर्ड क्या है, मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया या फिर मिनीमैक्स लॉस क्राइटेरिया। तो अब इसमें क्या है, तो इसका जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर शेवेज ने किया था। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो इसमें डिसीज़न लेने वाला पर्सन होता है वो हर एक्टिविटी की अलग अलग जो घटनाएं होती हैं उन पर अवसर हानि
का निर्धारण करता है। तो इसमें बेसिकली क्या आपको बोला गया है कि इसमें जो डिसीजन लेने वाला पर्सन होता है वो हर एक्टिविटी को चेक करता है, उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर वो क्या करता है, वो अवसर हानि को जो है डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि कितनी इस पे लॉस हो सकता है इस एक्टिविटी पे। तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे दिया गया है अपॉर्चुनिटी लॉस का, अवसर हानि का, किसके इक्वल होती है, किसी भी घटना का मैक्सिमम पे ऑफ, उसमें से माइनस किसको करेंगे, सभी क्रियाओं का घटना के अंतर्गत पे ऑफ। उसके बाद थर्ड इसमें पॉइंट क्या है कि इसी अवसर हानि के बेस पर जो है लॉस जो टेबल है उसको प्रिपेयर इसमें किया जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि डिसीजन लेने वाला पर्सन हर एक्टिविटी की अलग अलग वैल्यूज़ में से जो ज़्यादा होती है, ज़्यादा अवसर हानि, उसको डिटरमाइन करता है और उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करता है जिसकी अधिकतम अवसर हानि जो है वो कम होगी। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो डिसीज़न लेने वाला पर्सन है वो उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करेगा जिसमें उसको मिनिमम जो है लॉस होगा। उसके बाद फोर्थ इसमें क्या है टाइप, हरविंटज कसौटी क्राइटेरिया, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हरविंटज नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, लियोनिड हरविंटज ने। क्यों किया था, आशावादी और निराशावादी दोनों के जो भी डिसएडवांटेजेस हैं उनको दूर करने के लिए हरविंटज ने इसका जो है प्रतिपादन किया था, इस कसौटी का। आशावादी और निराशावादी मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है इसमें कि ये किस अजप्शन के ऊपर बेस्ड है, तो एक डिसीजन लेने वाले की एक डिग्री ऑफ ऑप्टिज्म होती है जिसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं। तो ये इस अजप्शन के ऊपर जो है बेस्ड है। इसमें प्रत्येक एक्टिविटी के अधिकतम पे ऑफ को अल्फ़ा से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड हर एक्टिविटी के न्यूनतम जो पे ऑफ होगा, मिनिमम पे ऑफ होगा, उसको 1 माइनस हम अल्फ़ा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो डिसीज़न लेने वाला पर्सन है, निर्णायक है, वो हर एक्टिविटी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसको कैलकुलेट करेगा, उसको डिटरमाइन करेगा और फिर उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करेगा जिसका वेटेड पे ऑफ जो है सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद फिफ्थ क्या है, लाप्लेस कसौटी। अब इसमें क्या है, ये उन सिचुएशंस में लागू होती है जब सभी घटनाओं के, सभी इवेंट्स के घटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है। ऐसा नहीं है कि किसी की ज़्यादा है और किसी की कम है, इसमें सभी घटनाओं के घटने की अगर जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है तभी इसको जो है अप्लाई किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि सभी घटनाओं को इसमें समान अवसर प्राप्त होते हैं, एक जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सभी इवेंट्स को। और थर्ड पॉइंट क्या है कि निर्णायक प्रत्येक क्रिया के एवरेज पे ऑफ को डिटरमाइन करता है इसमें, ठीक है, कि जो डिसीजन लेने वाला पर्सन होता है वो हर एक्टिविटी के एवरेज पे ऑफ को डिटरमाइन करता है और उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करता है जिसका एवरेज पे ऑफ सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अनिश्चितता के अंतर्गत निर्णय के अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशंस। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो प्रॉफिट डाटा के रूप में दी गई हो, और सेकंड क्या है कि जब पे ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कॉस्ट डाटा के फॉर्म में दी गई हो। उसके बाद सेकंड टाइप क्या है, रिस्क के अकॉर्डिंग डिसीजन। तो अगर रिस्क के अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो उसमें फर्स्ट क्या है हमारे पास, प्रत्याशित मौद्रिक मूल्य की कसौटी। तो अब इसमें क्या है, निर्णय लेने की इस कसौटी में जो डिसीजन लेने वाला पर्सन होता है, निर्णायक होता है, वो एक्टिविटी के लिए EMV को कैलकुलेट करता है। अब EMV क्या होता है, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, प्रत्याशित मौद्रिक मूल्य। सेकंड क्या है, इसमें उस एक्टिविटी को सिलेक्ट किया जाता है जिसका एक्सपेक्टेड मौद्रिक मूल्य जो है, ठीक है, प्रत्याशित मौद्रिक मूल्य जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला इसका दिया गया है EMV को कैलकुलेट करने का। प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले पे ऑफ टेबल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद EMV पर एक्ट को कैलकुलेट करेंगे, और थर्ड क्या करेंगे, उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे जिसका एक्सपेक्टेड जो मॉनेटरी वैल्यू है जिसकी सबसे ज़्यादा होगी। सेकंड इसमें क्या है, प्रत्याशित अवसर लागत या फिर हानि या फिर रिग्रेट की कसौटी। तीनों में से किसी भी नाम से एग्ज़ाम में आपके पास आ सकता है, तो आपको इसके तीनों नाम जो है याद रखने हैं।
तो इसमें फर्स्ट क्या है आपको दिया हुआ, अवसर हानि टेबल प्रिपेयर की जाती है। जो अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल है उसको प्रिपेयर किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, उस एक्टिविटी को सिलेक्ट किया जाता है जिसकी एक्सपेक्टेड जो अपॉर्चुनिटी लॉस है, जिसकी प्रत्याशित अवसर हानि है सबसे कम होगी, उसी को ही सिलेक्ट किया जाएगा उस एक्टिविटी को। तो इसमें आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है EOL को कैलकुलेट करने का। EOL क्या होते हैं हमारे पास, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज लॉस। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है। उसके बाद प्रोसेस की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपको पे ऑफ टेबल प्रिपेयर करना है। सेकंड आपको क्या करना है, कन्वर्ट पे ऑफ टेबल इनटू रिग्रेट या फिर लॉस टेबल। जो आपने पे ऑफ टेबल प्रिपेयर किया है उसको आपको कन्वर्ट करना है लॉस टेबल में। एंड थर्ड आपको क्या करना है, EOL को कैलकुलेट करना है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखा ही दिया है। उसके बाद जो डिसीजन लेने वाला पर्सन है वो उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करेगा जिससे उसको लॉस जो है कम से कम होगा। उसके बाद लास्ट इसमें क्या है लास्ट इसमें टॉपिक क्या है, रिस्क के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की एप्लीकेशंस या फिर अनुप्रयोग। तो इसमें फर्स्ट क्या है, जब प्रतिबंधित पे ऑफ मैट्रिक्स प्रॉफिट डाटा के रूप में दी गई हो। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि अगर जो रिस्ट्रिक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स है वो प्रॉफिट डाटा के रूप में दी गई हो तब हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, EMV एंड EOL। तो EMV एंड EOL मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होते हैं। सेकंड इसमें क्या है कि जब रिस्ट्रिक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स ना दी गई हो तब आपको क्या करना है, आपको कंडीशनल पे ऑफ टेबल तैयार करना होगा एंड उसके बाद प्रॉफिट्स को शो करना होगा। एंड थर्ड लास्ट में आपको क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स को राइट करना होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और आज जो है स्टूडेंट्स हमारा ये 7th लेसन भी कंप्लीट हो गया है स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट जो हमारा 2 चैप्टर बस इसमें रह गए हैं हमारे एस्टिमेशन थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इन्हीं में से किसी एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक थैंक यू सो मच।